आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के केंद्रक के बारे में अर्थात सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो जैसे कि ये एक त्रिभुज है ABC, यहाँ शीर्ष A है और यहाँ से मैंने AD एक ऐसी रेखा खींची जो BC को सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे या बाइसेक्ट कर दे। वैसे ही लाइन मैंने B से खींची और ऐसी ही लाइन मैंने C से खींची जो सामने वाली साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इन तीनों लाइन्स को जो तीनों शीर्षों से खींची गई हैं इनको माध्यिकाएं अर्थात मीडियन बोलते हैं, और जो मीडियंस मिलती हैं त्रिभुज के अंदर वो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक यानी सेंट्रॉइड कहलाता है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो अगर मैं किसी भी शीर्ष को पकड़ के अगर मैं एंगल की पोजीशनिंग को चेंज करता हूं या भुजाओं को घटाता या बढ़ाता हूं, आप देख पा रहे हो किसी भी स्थिति में जो केंद्रक है वो हर स्थिति में त्रिभुज के अंदर ही रहने वाला है, कहीं बाहर नहीं बनता। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला जाता है। अगर आप सही मायने में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो इस पूरे वीडियो में बताई गई एक एक बात को आप लोग समझेंगे, नोट करेंगे अपने कॉपी पर। तो एक निवेदन भी है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में आप ज़रूर भेजें, बाकी लोगों का, बाकी बच्चों का भी इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी क्लास को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण सेक्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सेंटर ऑफ ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ज्योमेट्री का और इसकी एक एक बारीकी को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक छोटी से छोटी बात पे बात करूंगा। अगर आपने कभी भी ये सेक्शन नहीं पढ़ा है तो भी आपको एक एक बारीकी मुझे मैं समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेट करके सारी बात को ध्यान से सुनना और अपने पेपर पर, अपनी कॉपी पर उसको नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कर दें आज के इस चैप्टर को। सेंटर ऑफ ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसको एक एक सेंटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सेंटर मुख्यतः जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री वाले सेक्शन में, ट्रायंगल के सेक्शन में। तो एक होता है सेंट्रॉइड केंद्रक जिसको बोलते हैं, लंब केंद्र इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र जिसको सरकम सेंटर बोलते हैं, और जो अंतः केंद्र उसको इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेंटर से स्टार्ट मैं करूंगा। तो पहला मैंने केंद्र उठाया है त्रिभुज का, वो है केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। तो आज के इस लेक्चर में आप सेंट्रॉइड की सारी बातों को सीखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड की जब बात आती है यानी केंद्रक की जब बात आती है तो केंद्रक किसके अगली वाली स्लाइड में चलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि माध्यिका क्या चीज़ है, क्योंकि माध्यिकाओं से निर्मित ही होता है केंद्रक। एक त्रिभुज का केंद्रक निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि एक माध्यिका क्या होती है, एक त्रिभुज की जो माध्यिका है वो क्या काम करती है और किस तरह से वो दिखाई देती है, ठीक है ना। तो माध्यिका से क्या मतलब आप समझते हो, बेसिक सी मतलब मैं कहूँ कि बहुत आसान भाषा में, अगर आप एक सड़क को देख रहे होते हो तो सड़क के बीच में आप देख रहे हो एक डिवाइडर लगा होता है, उस डिवाइडर को भी मीडियन बोलते हैं। वो डिवाइडर क्या काम करता है, उस सड़क को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो सेम चीज़ ट्रायंगल के साथ है। तो ट्रायंगल के साथ की जब जी मीडियन की डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, है ना, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन की जब डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को ये मैंने यहाँ पर एक लाइन भी लिख के दी है, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स दैट डिवाइड अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स इनटू इक्वल पार्ट्स। एक ऐसी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसा रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को सम द्विभाजित कर दे अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, वही होता है मीडियन यानी माध्यिका, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर ट्रायंगल आपके सामने बनाया, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है और ये मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो सामने वाली यहाँ किसी भी शीर्ष को, जैसे मैंने ये वाला शीर्ष उठा लिया और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचना चाहूँगा जो सामने वाली भुजा को उस बिंदु पर मिले जहाँ से वो रेखा यानी सामने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, वो दो बराबर पार्ट्स में इक्वल हो जाए। तो इसके निश्चित तौर पर यहाँ से एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचनी है जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाके टकराए, तो तभी वो विभाजित होगा आधा आधा। कहने का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आधा आधा डिवाइड हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये है साहब मीडियन।
किसी भी ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स अर्थात शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को द्विभाजित कर दे, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ऐसी रेखाखंड, ऐसा लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन यानी माध्यिका। तो ये कहीं से भी खींची जा सकती है, ठीक है ना। अब एक बात को और समझना जरा, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर समझाऊंगा ज़रूर। अगर त्रिभुज की जो सामने वाली भुजाएं समद्विभाजित होती है, इसका मतलब एक और बात समझना जरा कि भुजा तो समद्विभाजित हो गई, यानी अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि AD अगर यहाँ की मीडियन है, AD ये मीडियन है, यानी AD अगर माध्यिका है, तो सामने वाले भुजा को तो समद्विभाजित करेगी। इसके अलावा ये पूरे त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है, एरिया वो बराबर होगा एरिया किसके, त्रिभुज ADC के। यदि बात आप समझ पा रहे हो, ABD का एरिया ADC के बराबर हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया, थोड़ी सी और बात को समझिए आप लोग। तो मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा बोर्ड की ओर, और आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा मेरी एक एक पॉइंट्स को। देखो जरा, हुआ क्या, यहां पर क्या बोला गया था, मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखा। एक माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या क्यों करती है ऐसा। तो मैं आपको थोड़ी सी बात और यहाँ पे समझाना चाहूँगा। मेरी बात को ऐसे समझिए, एक ऐसा ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ABC मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है साहब। अब मैंने इसमें एक काम किया, मैंने इसमें ये काम किया कि एक लाइन सेगमेंट A से खींचा जो सामने वाली भुजा को, और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये दो लाइन सेगमेंट यानी मैंने खींच दिए, यानी मैं बोलूँगा इसका AD है, और ये क्या है यहाँ पर ADAE बोल दिया, ठीक है ना। ये दो लाइन सेगमेंट मैंने खींचे। अभी माध्यिका वाले चैप्टर पे आएंगे, वो क्यों डिवाइड कर देती है दो बराबर पार्ट्स में। मेरी बात को, इस बात को जरा समझो। मैंने आपसे जस्ट ये बात कही, जो ये रेड लाइन दिख रही है AD है और AE है, वो BC को मैं कहूँ अगर 2, 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या यहाँ पर मैं बोल दूँ, यहाँ पर जो BD है वो अनुपात DE है, अनुपात EC है। ये अनुपात जो है अगर 2:3:5 है, तो यहाँ पर जो तीन त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं ABD, ADE और AEC, क्या ये तीनों त्रिभुज किस अनुपात में विभाजित होंगे। अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं तो मेरी बात को आप बड़ा ध्यान से सुनेंगे, और जो को डाउट होगा तो वो पूछ भी लेंगे, ठीक है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब मुझे एक बात बताओ कि मुझे ABD का एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, किसका ABD का एरिया चाहिए, त्रिभुज ABD का, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, ठीक है। फिर मुझे एरिया चाहिए किसका, ADE का, और फिर मुझे एरिया चाहिए किसका, AEC का। इस एरिया में क्या रेशियो रहेगा ये मुझे पता लगाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। ABD का एरिया निकालते समय मैं जानता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका 2 है और जो ऊंचाई है वो पता नहीं क्या है, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ऊंचाई को कुछ माना, और ऊंचाई त्रिभुज की क्या होती है,
त्रिभुज की ऊंचाई जस्ट ये होती है कि एक सामने वाले शीर्ष से जस्ट एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, सामने वाली भुजा को जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है G। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मुझे ABD का एरिया चाहिए तो 1/2, ये तो 1/2 हो गया, आधार इसका 2 है और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए क्या होगी ABD के लिए, तो आप कहेंगे जो AG है वही इसकी हाइट होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AG। सपोज इस ट्राइंगल की हाइट को मैंने H बोल दिया, ये हाइट जो भी होगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अगर मैं एरिया ADE का निकालूंगा, यानी ADE का एरिया निकालूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2 और आधार मेरे पास यहाँ पर 3 है और ऊंचाई मेरे पास यही H ही काम आएगी। अच्छा, मैं AEC का एरिया निकालूं तो भी मैं क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा, आधार इस AEC त्रिभुज के लिए 5 है और जो ऊंचाई है वो मेरे पास H ही रहेगी, क्योंकि त्रिभुज एक ही है और एक ही इसकी ऊंचाई बनेगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ये तीनों अलग अलग त्रिभुज के लिए यही ऊंचाई काम करेगी, तो ऊंचाई सब में कॉमन टर्म रहेगी। तो होता एक्चुअल में क्या है कि जब आप इस पॉइंट को देख पा रहे हो अच्छी तरह से, तो होगा क्या कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, H से H कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपने लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, उस पॉइंट को जरा गौर करिएगा कि आपके पास जो रेशियो बना इन सभी का, ABD, ADE और AEC का, वो यही रेशियो बना। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3, यहाँ से 5, अर्थात रेशियो आपके पास 2:3:5 आया। मेरे इस पॉइंट को आपने समझा और मैंने आपको ये सिखाया कि त्रिभुज की जो शीर्ष से खींची गई भुजा त्रिभुज को जिस अनुपात में विभाजित कर देती है, उसी अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी विभाजित हो जाता है। कि जैसा कि मैंने दिखाया ADE और AEC का जो क्षेत्रफल है वो वही अनुपात रहेगा जिस रेशियो में ये भुजा डिवाइड होगी सामने वाली। जैसे ये 2:3:5 के अनुपात में विभाजित थी, ये भुजा 2:3:5 के रेशियो में विभाजित थी, तो निश्चित तौर पर इनका क्षेत्रफल भी 2:3:5 के अनुपात में विभाजित होगा। क्या मेरी इस बात से सभी लोग एग्री करते हो? ठीक है, ऊंचाई देखिए, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे मैं आपको दिखाता हूं। ये आप इसी ट्राइंगल पे सोचो कि मैंने इस तरह का ट्राइंगल बना दिया, ये ऊंचाई है, ये मीडियन है, तो इसका जो एरिया है, ठीक है, मीडियन वाला एक काम करो, अगला पेज पे समझाऊंगा थोड़ा सा। मीडियन ही चल रहा, तो मीडियन को थोड़ा सा मीडियन पे ही हम लोग फोकस करें। देखो जरा, मान लीजिए कि एक ट्राइंगल आपने बनाया, सही है, ABC। अब इसकी जो माध्यिका है वो आप कैसे खींचोगे? सामने वाले शीर्ष से या शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट या रेखाखंड खींचोगे सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर दे, अर्थात जितना ये है उतना ये है। सही है बात? ठीक है, मान लीजिए ये AD है। मान लीजिए कि आप ABD का एरिया चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया चाहते हैं, और अनुपात चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का। तब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऊंचाई की ज़रूरत है, ऊंचाई की ज़रूरत है। तो ऊंचाई क्या होती है? जस्ट अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज द हाइट, इज कॉल्ड हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। जो व्हाइट लाइन है ये ट्राइंगल की ऊंचाई है। तो ये एक ऊंचाई है। अगर आप ABD का एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/2 और बेस इसके साथ BD है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पर H लिख दिया, BD × H। और अगर मैं कहूं कि ADC का एरिया चाहिए तो ADC वाले ट्राइंगल में देखिए तो 1/2, आधार तो इसका CD है, लेकिन ऊंचाई इस ट्राइंगल के लिए ADC के लिए हमारे पास ये आएगी H, जो भी ये ऊंचाई रहेगी वो आएगी H। आप देखेंगे ये कैंसिल, आप देखेंगे H से H कैंसिल, BD और CD का रेशियो बन गया। और अगर AD माध्यिका है तो BD और CD का जो रेशियो है वो 1:1 रहेगा, क्योंकि ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जो रेशियो है वो 1:1 है, क्योंकि D यहाँ पर मध्य बिंदु था, क्योंकि ये माध्यिका थी, अर्थात ये बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इस वजह से 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इस वजह से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा, अर्थात आपके पास अनुपात आएगा 1:1। इस वजह से कहा जाता है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड कर देती है। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन छोटी छोटी बातों से प्रश्न बनते हैं,
इन छोटी छोटी बातों से प्रश्न बनते हैं। अगर मैं आपसे जस्ट एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप मीडियन सेंट्रोइड जो पढ़ रहे हैं उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें और मेरी इस बात का जवाब दें। मान लीजिए कि ऐसा लाइन सेगमेंट आपने खींचा जो 5 और 3 के रेशियो में, ये माध्यिका नहीं है, निश्चित तौर पर 5-3 के रेशियो में डिवाइड करेगा अगर AD, तो ये माध्यिका नहीं होगी। एक कोई लाइन सेगमेंट, कोई रेखाखंड है जो सामने वाले भुजा को 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताएं कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पूरा कितना है, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू 8 होगी। तो 5 की वैल्यू, क्योंकि हमको मालूम है कि जिस रेशियो में भुजा डिवाइड होगी उसी रेशियो में ट्राइंगल भी डिवाइड होगा, का एरिया भी डिवाइड होगा। यानी पूरा क्षेत्रफल अगर 64 है तो 64 में से 5, यानी अगर मैं भाग की बात करूं तो पूरा 8 भाग है और 8 में से जो 5 भाग है वो ABD का एरिया है, और गुणा कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल 64 है। आप चाहो तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, 8 और ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात आप समझ पाए? तो एक छोटी छोटी बातें, देखो एक मीडियन की मैं बात समझा रहा था, लेकिन यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको आपने सीखी, तो मेरी बात आप बहुत ध्यान से सीखिएगा, सुनिएगा। मैं कोई सा भी पॉइंट आपसे मिस नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे लगातार संपर्क में रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा टीचर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है बात को समझाने के लिए। नहीं तो ये बात तो 2 मिनट में ख़त्म हो सकती थी, ठीक है। तो हर पॉइंट को आप लोग कोई चीज़ स्किप ना कर जाए आपके दिमाग से, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहता है। मेरी बात समझ पाए आप? ठीक है, चलें दोबारा से वहीं पर जो पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो आपने देखा कि माध्यिका क्या होती है, यह आपने समझा, और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है क्षेत्रफल के सापेक्ष, वो आपने देखा, ठीक है। तो क्यों करती है, ये सब कारण आप समझ गए। तो मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं और आगे की बात करता हूं। आगे लिखा है, त्रिभुज की माध्यिकाओं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक और गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब आया है केंद्रक। माध्यिका आपने समझ ली, अब आप समझिए कि केंद्रक क्या चीज है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया और मैंने इसका नाम दे दिया A, B और C। अब मैं यहाँ से एक माध्यिका ड्रॉ करूँगा। यहाँ से एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर दे। निश्चित तौर पर मैंने मान लिया ये AD है और एक माध्यिका है। तो क्योंकि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं तो 3 माध्यिका मैं खींच सकता हूं निश्चित तौर पर। तो मैंने यहाँ पर दूसरी माध्यिका खींची और यहाँ C पॉइंट से उठाकर ये तीसरी माध्यिका खींची, ठीक है। तीसरे पॉइंट से उठाकर इसी माध्यिका खींची। अब जैसे कि मैंने कहा ये AD है, ये BE है और ये CF, 3 माध्यिकाएं हो गई। और ये माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलती हैं वही केंद्र कहलाता है, अर्थात गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, यही होता है सेंट्रॉइड। यही होता है सेंट्रॉइड अर्थात केंद्रक। मेरी बात समझे, ठीक है। और इट इज जनरली डिनोटेड बाय G। इसको प्रायः G से दिखाते हैं। उसका कारण यह है कि इसको गुरुत्व केंद्र अर्थात ग्रेविटेशनल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझे। अब आप समझो जरा कि ये गुरुत्व केंद्र यहां पर क्यों बोला गया। ये गुरुत्व केंद्र क्या टर्म है यहां पर, ठीक है। केंद्रक, ठीक है। गुरुत्व केंद्र देख आपको लग नहीं रहा कि फिजिक्स का टर्म है, ठीक है। डेफिनेटली फिजिक्स का ही टर्म है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। गुरुत्व केंद्र पे आपने एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा और जनरली आपके जो GS वाले चैप्टर GS स्टैटिक GS में एक क्वेश्चन आता है, जो पीसा की मीनार है, जो लीनिंग टावर है, वो झुका हुआ है लेकिन गिरता नहीं है, उसका कारण क्या है, ठीक है। उसमें बहुत सारे कारण लिखे होते हैं। तो उसमें एक होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो बेसिकली वही उसका कारण है, या उसको गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। वही उसका कारण है। कारण उसका मैं बताऊं, एक्चुअल में बात क्या है, गुरुत्व केंद्र से मतलब क्या है। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी ठोस आकृति, ठीक है, उस पूरी आकृति का जो द्रव्यमान है, जिस बिंदु पर
उस आकृति के अंदर जिस बिंदु पर केंद्रित रहता है उसका द्रव्यमान, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सही है, मेरी बात समझ पा रहे हो? और एक्चुअल में बात पता है क्या है, अब ट्राइंगल से मैं रिलेट करूंगा चीज़ों को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सिखा देता हूं कि एक सवाल आता है कि जो पीसा की मीनार है वो इससे तिरछी झुकी हुई है लेकिन गिरती नहीं, लीनिंग टावर इसको बोलते हैं। ठीक है, उसका कारण यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं आऊँगा अभी ज्योमेट्री में भी आऊँगा, ठीक है ना, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसका जो द्रव्यमान है किसी इस बिंदु पर केंद्रित होगा, और होता क्या है कि ये होता है, फिजिक्स का कंसेप्ट है कि अगर इस बिंदु से आप एक सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और अगर ये परपेंडिकुलर इस बेस, जितना बड़ा बेस है यानी आधार है, आधार से होकर अगर गुजरेगा तो ये जो है बैलेंस रहेगा, इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। बैलेंस रहेगी ये आकृति या जो भी शेप है ये। ठीक है, और होगा क्या कि निश्चित तौर पर गिर जाएगा कब, जब थोड़ा सा ये और झुक जाए, थोड़ा सा और झुक जाए और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है, अगर मैं इस यहाँ से परपेंडिकुलर दिखा लूँ और ये बेस से बाहर निकल जाए तो ये गिर जाएगी, इसको रोक नहीं सकता कोई। ठीक है ना, ये कारण है इसका। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये साहब केंद्रक वाली बात आप यहाँ पर, ये तो ठीक है ये सॉलिड फिगर है लेकिन ट्राइंगल तो 2D फिगर होता है, यहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे लागू हो रही हैं? तो मैं आपको समझाता हूँ, तो समझ गए इसका केंद्र क्या है, इसका मतलब, इसका कारण क्या है ना गिरने का, सेंटर ऑफ मास। और मेरी बात को सुने, अब यहां पर इस ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास वाली क्या बात आ रही है, ठीक है, गुरुत्व केंद्र वाली यहां पर क्या बात आ रही है, तो मेरी बात को सुनिए। मान लीजिए कि एक सॉलिड ट्राइंगल है, एक ठोस त्रिभुज है, और ठोस त्रिभुज का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहां पर केंद्रित रहेगा? ठीक है, तो यहां पर जहां पर माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट होता है ये, ठीक है ना, मतलब यहां से ट्राइंगल जो है बैलेंस की स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिस बिंदु पर सभी माध्यिकाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को केंद्रक बोलते हैं, अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, मेरी बात समझे आपको? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो ट्राइंगल के केस में इसको पार्टिकुलरली ट्राइंगल, स्पेशली ट्राइंगल के केस में इसको सेंट्रॉइड टर्म से परिचित करा दिया जाता है आपको कि ये सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, मेरी बात समझे? त्रिभुज का केंद्रक जहां पर माध्यिकाएं मिलती हैं, तो केंद्रक की जो संकल्पना है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर वो ऐसे आती है कि मान लीजिए एक सॉलिड यानी ठोस ट्राइंगल है और उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, तो यहाँ से इसकी संकल्पना आती है। ठीक है, मेरी बात समझे आपको? और ये बिंदु त्रिभुज के अंदर उस जगह पर होता है जहाँ पर माध्यिकाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अब मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। ठीक, अब मेरी बात को और सुनो जरा ध्यान से। इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी, जी से प्रायः दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कारण समझ गए। एक और बात, माध्यिका जो होती है, या इतनी बात सेंट्रॉइड क्या होता है ये आपने समझ लिया। मैं आगे बढ़ूंगा और आगे इस पॉइंट को आप लोग खुद देखेंगे क्या लिखा है। अब जब हम सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं, जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज होनी चाहिए केंद्रक को लेकर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं उस हर पॉइंट पे बात करूंगा जिससे आपका एग्जामिनेशन में कहीं से भी अगर केंद्रक से संबंधित प्रश्न आएगा, चाहे वो टियर 1 एग्जामिनेशन हो, चाहे वो टियर 2 एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे ऐसा कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, आपसे उन पॉइंट्स के बाहर कभी भी कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा। याद रखिए इस चीज को, जो मैंने भी बोला, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको मेरे बताए गए पॉइंट्स पे, एक एक पॉइंट्स पे फोकस करना है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो पहला पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड में, वो ये है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। केंद्रक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होता है कि ऐसा क्यों करता है, और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। मेरी बात आप समझो जरा ध्यान से, बहुत जरूरी है पॉइंट। ज्योमेट्री में अगर आपने ये नहीं समझा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप ज्योमेट्री पढ़ ही नहीं रहे हो, आप रट रहे हैं। तो हर चीज को जानने की चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना? मेरी बात को समझें ध्यान से। मान लीजिए कि एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, और एक्चुअल में होगा क्या कि ये जो बात है, ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। कि मान लीजिए कि ABC एक ट्राइंगल है, और मैंने यहां पर
यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसको मैंने मीडियन बोला। और मीडियन क्या करती है, सामने वाली भुजा को द्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात। या मैं एक काम करूं, इस लाइन को थोड़ा सा हटाता हूं, मुझे ये प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ तो हम इस तरीके से कर दें तो आपको दिखने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। मान लीजिए कि एक मीडियन मैंने ये खींची बी पॉइंट से बी ई, और यहाँ से एक सी से एक मीडियन खींची सी एफ, सही है। ये दो मीडियन मैंने खींची, तीसरी भी खींच सकता हूँ लेकिन खींचने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसी फिगर से बात हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखो जरा, जहाँ पर मिलती है उसको हमने दिखाया है जी से, ये जी पॉइंट है, गुरुत्व केंद्र है, यानी सेंट्रॉइड है, यही केंद्रक है। ठीक है ना, मेरी बात समझे। एक्चुअल में होगा क्या कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट यहाँ पर खींचता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ए ई एफ एक लाइन सेगमेंट खींचा, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब एक्चुअल में होगा क्या, उस पॉइंट को ज़रा समझो। मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची है यहाँ पर, और वो लाइन है बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची है जो कि लाइन है ई एफ, जो मैंने अपनी तरफ से खींची है इसमें। ठीक है ना, और ऐसा मैंने क्यों किया, मेरी बात को एक मिनट में बात समझ में आ जाएगी। आप जब जानते हो कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो आप बोलोगे साहब ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल जो भी है, और ये वाला एंगल, ये एंगल जो भी है, ये बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है ना। और दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एंगल डबल राइट वाला क्या इस एंगल के बराबर होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तीसरा एंगल, ये वाला एंगल, सपोज ये राइट हो गया, डबल राइट हो गया, इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आपस में बराबर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जब ये बात क्लियर है तो आपको दो ट्राइंगल यहाँ पर क्लियर तरीके से नजर आ रहे होंगे, और ये चीज़ हमने सिमिलरिटी में सीखा है। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर BGC सिमिलर होगा ट्राइंगल AFGE के। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ऊपर वाला नीचे वाला, क्योंकि डबल लाइट सिंगल लाइट क्रॉस, डबल लाइट सिंगल लाइट क्रॉस, दोनों त्रिभुज में तीनों एंगल विराजमान है। एक जैसे ही एंगल है तो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, और सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो होगा। ये बात हम जानते हैं। जब करस्पॉन्डिंग साइड की जब सेम रेशियो की जब बात आई तो एक बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं इन दोनों ट्राइंगल में भुजाओं में अनुपात को कैसे देख पा रहा हूं। मैं तो ये देख पा रहा हूं कि भाई साहब एक चीज देखो जरा, कि ये है मध्य बिंदु, ये क्या है? मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन जहां पर मिलती है वो मध्य बिंदु है। ये क्या है? इस AC का मध्य बिंदु, क्योंकि BE यहां पर मिल रही है, ये मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु पर अगर रेखा कोई मिलती है, उसको मिलाने वाली रेखा निश्चित तौर पर BC के समानांतर भी होगी। अगर आप ये स्पेशली लिखना जरूरी नहीं था कि BC के समांतर मैंने लाइन खींची, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन ऑलरेडी समानांतर होगी। ठीक है। और एक और बात, जब ये समानांतर है, इसके अलावा जो EF है, FE, वो आधी भी होगी किसके? BC के। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। ठीक है, इसके बारे में भी अभी मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो FE है वो BC के आधी होगी, क्योंकि मध्य बिंदु पर मिल रही है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन जो आधार है उसकी आधी होती है। ऐसा एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, मध्य बिंदु प्रमेय होती है। ठीक है, उसके आधार पर ये हमने समझा। तो मैंने कहा कि इसमें FE और BC में जो रेशियो है वो 1:2 है। तो FE तो छोटे ट्राइंगल में आ रहा है, जो BC है वो बड़े ट्राइंगल में आ रहा है। तो मैं यहां पर ये कह सकूंगा, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, दो सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ किए, और सिमिलरिटी को कैसे करस्पॉन्डिंग साइड को पहचानते हैं हमने पिछली क्लास में बात की हुई है। तो सिंगल राइट के सामने यहां पर क्या आ रहा है? CG। छोटे वाले ट्राइंगल में चलिए, सिंगल राइट के सामने कौन सी साइड आ रही है? आप कहेंगे FG। चलिए दोबारा पहुंचिए बड़े ट्राइंगल में, डबल राइट के सामने बड़े ट्राइंगल में साइड कौन सी आ रही है? तो आप कहेंगे BG।
और छोटे वाले ट्राइंगल डबल लाइट के सामने कौन सी साइड आ रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर EG, EG, ठीक है। छोटे वाले ट्राइंगल में है, बड़े वाले ट्राइंगल में दोबारा पहुंचे, सॉरी, बड़े वाले ट्राइंगल में BC आ रही है। सब बराबर होगा क्योंकि सिमिलरिटी में लगा रहा हूँ। यहाँ पर क्रॉस के सामने यहाँ पर बड़े ट्राइंगल में BC है और छोटे ट्राइंगल में इस क्रॉस एंगल के सामने साइड कौन सी जा रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर FE जा रही है। सही है बात। और हम ये जानते हैं कि BC और FE का जो रेशियो है वो क्या है, क्या है, आप कहेंगे 2:1 है। सही है, हो गई बात प्रूफ। बात छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने बहुत सारी बात इसको सिखाई, अब समझाई, सिमिलरिटी के कंसेप्ट को दोबारा पूरा सही तरह से रिकॉल कर दिया मैंने, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट इस बात को लिख देता, समझे मेरी बात को। तो CG और FG का रेशियो यहाँ पर देखें, CG और FG का रेशियो वो 2:1 आ रहा है। ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। और यहाँ पर BG और EG का रेशियो, BG और GE का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। यहाँ से बात को सिद्ध किया हमने कि जो माध्यिकाएं हैं एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती हैं। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है। आई होप ये पूरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है, सारी बात अच्छी तरह से समझ में आई। तो चलिए देखो, और भी तरीके होते हैं इनको सिद्ध करने के, ठीक है। मेरी बात आप समझे, लेकिन जो इजी वे है मैं आपको वहाँ पे लेके चलना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग इस पर मतलब की चीज़ों पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में ही पूरी बात को समझते हैं। ऐसे कोई बात नहीं जो हम लोग छोड़ेंगे। आप एक तरीके से भी देखें ज़रा इसको। मान लीजिए कि ABC एक मैंने ट्राइंगल बनाया, मेरी बात को सुनना ज़रा ध्यान से, इसको भी ऐसे भी देखो ज़रा। जितना हम पहले मेहनत कर लेंगे सीखने के क्रम में, हमको आगे उस चीज़ का बेनिफिट मिलना तय है, ठीक है। ऐसे ही भी देखो इसको। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट खींचा, ये है मीडियन AD, ठीक है। हम इस चीज़ को जानते हैं, हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो माध्यिका है, तीनों माध्यिकाएं मैं खींच लेता हूँ, चलिए ठीक है, आप सही है, ठीक है। तीनों माध्यिकाएं आपको दिख रही हैं, BE और ये यहाँ पर CF, ठीक है। ये माध्यिका, ये इसका गुरुत्व केंद्र अर्थात G है, ठीक है। मैंने इस काम को ये काम किया कि जो AG है और GD ये बराबर तो होता नहीं है, लेकिन मैंने इसके GD जो AG है उतनी ही बड़ी रेखा मैं यहाँ से नीचे खींचूंगा तो निश्चित तौर पर ये आगे निकल जाएगी, क्योंकि माध्यिका तो 1, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो मैंने जितना AG है उसी के बराबर लाइन मैंने खींची। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O। मैंने कहा यहाँ पर जो AG है वो बराबर GO, ये मैंने अपनी तरफ से खींची एक लाइन है, सही है। ध्यान से सुनिए, मैंने इसको इससे मिलाया। अब होगा क्या जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, अगर मैं यहां पर आपको जो ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूं उस ट्राइंगल को जरा गौर से समझिएगा, ध्यान से। मैं ट्राइंगल आपको दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर ट्राइंगल ABO। अब इस ट्राइंगल को देखें, ABO। इस AB में ये AB का मध्य बिंदु है, सही है, और जो AO है उसका मध्य बिंदु GO है। जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन आधार के समानांतर होती है, समानांतर होती है, अर्थात मैं बोल सकता हूं जो FG है वो समानांतर है वो BO के। कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर अभी आपने प्रूफ तो करा तो दिया 2:1, तो आप दूसरे तरीके से क्यों बता रहे हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। मैं आपसे थोड़ा सा मेहनत करवाना भी चाहता हूं, आप समझें चीज़ों को, इस वे में भी समझें, इस तरीके से भी समझें। इस छोटी छोटी बातें आप लोगों के आगे कितना इंपॉर्टेंट काम आने वाली हैं आप लोग नहीं जानते हो अभी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने अभी इस पॉइंट को आपने रिकॉल किया क्या कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन आधार के समानांतर मध्य बिंदु हैं, तो ये इसके समानांतर हो गई, अर्थात मैं बोलूँगा ये लाइन इसके समानांतर है। और समांतर रेखाओं की खासियत है उसको जितना भी आगे बढ़ा दिया जाए वो आगे कहीं वो हमेशा समानांतर ही रहेंगे, अर्थात ये पूरी लाइन इसके समानांतर है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो BO है वो OG के समानांतर है, GC के समानांतर है, समानांतर है, ये इसके समानांतर, ठीक। और सेम यही चीज अगर मैं आपको यहां से इसको मिलाते दिखाऊं, ये चीज, ये लाइन किसके समानांतर हो जाएगी, इसी के, क्योंकि यहां पर E भी मध्य बिंदु होगा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, किस ट्राइंगल को, AOC, इस ट्राइंगल को देखेंगे, AOC वाले ट्राइंगल को, तो आपको फिर दिखाई देगा E और G मध्य बिंदु है, तो ये लाइन इसके समानांतर हो गई। और जब ये लाइन इसके समानांतर हो गई और इसको आगे बढ़ाने पर था ये लाइन इसके समानांतर हो जाएगी। मैं क्लियर तरीके से बोल पाऊंगा क्या, मैं क्या बोल पाऊंगा यहाँ पर
मैं बोल पाऊंगा कि ये जो बीच का आपको जो क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज दिखाई दे रहा है BGCO इज अ पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज। अगर ये समानांतर चतुर्भुज भाई साहब हमने सिद्ध कर दिया ना, तो समानांतर चतुर्भुज की खासियत होती है उसके विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये है कि अगर ये जितना पार्ट ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। मेरी बात आप समझे? तो कहने का मतलब जब विकर्ण एक दूसरे को सब इस ABGCO में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यहां पर आपने ये देखा कि जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है, इस बात को हमने सिद्ध किया। यहां पर हमने कहा कि जो GD है वो बराबर होगा DO के, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया यहां पर, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। हमने तो जितनी लाइन AG थी उतनी लाइन नीचे मिलाई थी, ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना था। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये एक दो पार्ट था तो हमने दो पार्ट नीचे लिखा दिया, ये तो अब होगा सिद्ध, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरी बात समझे आप? तो ये मेरे पास आ गया आपके पास DO, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए कि ये वाला पार्ट बराबर है, मान लीजिए एक है और ये एक है, ठीक है। तो हमने जितना AG था उतनी लाइन नीचे मिलाई थी, तो एक और एक ये हो गया दो। तो अगर ये पूरा एक है तो ये पूरा एक, ये दो है तो ये एक है, अर्थात मैंने ये कहा यहाँ पर सिद्ध किया जो AG है और GD में जो रेशियो है वो 2:1 है। मेरी बात को, इस बात को आप समझ पाए, ठीक है। तो इस वे में आपको समझना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक यहाँ पर जो पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम आपको आगे वाले क्वेश्चंस को करने के क्रम में भी काम में आएगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को समझाया। मेरी बात को समझे, हमको कहीं भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं करनी है, हमको चीज़ों को बहुत रिफाइन करके चीज़ों को आपको सामने रखना है, जिससे आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आइए वापस आते हैं। तो एक छोटे से पॉइंट को क्लियर हमने किया यहाँ पर, और हर बात को समझते हुए, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, माध्यिका त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्यों करती है आप तुरंत किसी को भी बता सकते हो। भैया क्या होता है बताओ जरा इसको। क्या होता है कि भाई साहब ये मीडियन है, ये मीडियन है, जब आप इससे मिलाते हो तो एक्चुअल में ये 2 और 1 का रेशियो ये रखता है। ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसलिए 2 और 1 का रेशियो ये रहेगा, 2 और 1 का रेशियो रहेगा। माध्यिका एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगी। एक छोटी सी बात से आप किसी को भी समझा सकते हो। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन मैं उतनी छोटी बात से आपको समझाता तो बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते कि क्या हो गया ये, ठीक है ना। तो मुझे पूरी बात को ध्यान में रखते हुए ही बात करनी होती है, ठीक है। चलो छोटा सा सवाल आप लोग कर दो इसको। एक त्रिभुज ABC में माध्यिका AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, G गुरुत्व केंद्र है, केंद्रक है, AG की लंबाई क्या होगी। हम एक चीज को जानते हैं कि अगर आप कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ABC एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, यहां पर एक माध्यिका आपने खींची AD, ये माध्यिका आपने खींची AD जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई थी, और G बोला गया था गुरुत्व केंद्र अर्थात केंद्रक या सेंट्रोइड, कुछ भी जो बोला गया। तो उसके अनुसार आपसे बोला गया था कि जो AD है वो 12 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा गया था कि AG क्या होगा। हम जानते हैं ये 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है AG, यानी AG अगर 2 है तो GD 1 है। हमसे AG ही पूछा गया था। हम जानते हैं कि पूरा भाग 3 है, उसमें से 2 भाग कौन सा है, AG, और AG की वैल्यू हमको चाहिए, और गुणा कर देंगे। टोटल लेंथ कितनी थी 12, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अगर मुझे GD निकालना होता तो मैं 3 में से 1 भाग रखता है GD, ये लिखता, और गुणा टोटल लंबाई कितनी थी 12, मैं कर देता इसमें 4 सेंटीमीटर। मेरी बात आप समझ पाए होगी अच्छी तरह से। छोटा सा सवाल, जस्ट जो अभी प्रॉपर्टी बताई उसको रिकॉल करने के लिए, ठीक है। और ऐसे सवाल पेपर में आते भी हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, एक नए पॉइंट पे बात करते हैं। त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। ये अभी हम लोगों ने सीख लिया है, वैसे मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया क्यों करती है, ठीक है। माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, यह भी हम लोगों ने सीखा। हमने आपको सिखाया इस चीज़ को, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा अपने पहले पॉइंट्स पर क्यों ऐसा डिवाइड करती है। मीडियन है ना, अगर ये AD मीडियन है तो अगर ये 1 और 1 के रेशियो में सामने वाली भुजा को विभाजित करती है तो क्षेत्रफल भी 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड होगा। इस पर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में अभी बात की है, कोई इस पर अब चर्चा आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, ओहो
ये सवाल जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाए हुए हैं ये किसी आधार पर बनाए हुए थे, तो अब थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हैं, तो वापस चलते हैं और इस एक्सप्लेनेशन जो सवाल है उनको समझने के लिए मैं आपको वापस बोर्ड पे यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बात हमने अच्छी तरह से प्रूफ की है। क्या क्या प्रूफ की भाई साहब? कि त्रिभुज की जो भाई साहब माध्यिकाएं होती है ना, ABC त्रिभुज माध्यिकाएं यहां से खींचते हैं, एक BE, यहां से माध्यिका खींची AD और यहां से माध्यिका खींची CF। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं केंद्रक कहलाता है। और एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है, तो तीन माध्यिकाएं त्रिभुज को कितने क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगी? तो निश्चित तौर पर बोलोगे जब एक माध्यिका दो त्रिभुज में डिवाइड करती है पूरे क्षेत्रफल को, तो त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल को, तो तीन माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि आपको क्लियर तरीके से यहाँ नजर आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 6 बराबर पार्ट्स में तीनों माध्यिकाएं अगर खींच दी जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मेरी इस बात से आप लोग एग्री कर गए होंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सवाल क्या थे जरा उन पे चल रहे हैं और बात को वहीं पे समझाते हुए आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। कहाँ गए? क्योंकि कुछ और पॉइंट्स भी मुझे यहाँ पर समझाने हैं। देखो यहीं पे समझो, इसमें कुछ सवाल थे, आपसे एक ट्रायंगल पूछा, एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ किया। मान लीजिए कि ट्रायंगल AB और C है। आपने कहा कि यहां से एक मीडियन खींचिए, आपने कहा खींच दी साहब AD। यहां से मीडियन खींचिए, आपने कहा खींच दी DE। यहां से एक मीडियन खींच दी, आपने कहा खींच दी CF। ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं बन गया केंद्रक। और सवाल ये पूछ रहा है कि यदि एक त्रिभुज में AB, AD, BE और CF माध्यिकाएं हैं और यदि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको समझाया उस आधार पर। मुझे बताएं कि त्रिभुज ABD का एरिया क्या होगा। इस त्रिभुज में देखिए ABD कहाँ दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABD का एरिया कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ABD आपको कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब बताएं? ABD, ये पूरा त्रिभुज ABD। निश्चित तौर पर जब ABD के एरिया की बात करेंगे, या मैं और थोड़ा सा क्लियर करूं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 6 बराबर त्रिभुजों में क्षेत्रफल डिवाइड हुआ। अब ABD के अंदर कितने त्रिभुज आ रहे हैं? आपने कहा कितने पार्ट आ रहे हैं? तो 1 2 3 3 पार्ट इधर आ रहे हैं और 3 पार्ट उधर जा रहे हैं, अर्थात आधा आधा डिवाइड हो गया। तो मैं बोलूंगा कि यदि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 72 है तो उसका आधा ABD रखेगा, अर्थात 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि त्रिभुज BGC का एरिया चाहिए। अब आप BGC का एरिया कहां देख पा रहे हैं? BGC अर्थात पूरे 6 भाग में से 2 त्रिभुज BGC के अंतर्गत आ रहे हैं। BGC तो 2 त्रिभुज, जो 2 छोटे त्रिभुज आ रहे हैं। या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि अगर मैं यहां से इस लाइन को यहां से हटा दूं, यहां से इस लाइन को हटा दूं, यहां से इस लाइन को हटा दूं, तो आपको देखोगे कि पूरा त्रिभुज 3 बराबर भाग में विभाजित है। एक ये BGC, दूसरा CGA और AGB। ठीक है, मैं इसको 2/6 भी बोल सकता हूँ, अर्थात 1/3 भी बोल सकता हूँ, अर्थात पूरे त्रिभुज का 1/3 अगर मैं कर दूं तो यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। BGC का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। FGE का एरिया चाहिए, FGE का एरिया चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, FGE, ये बीच में थोड़ी सी बात को हटाऊं मैं यहाँ पर। यह काम करो, उससे पहले आप इसका एरिया देख लो जरा, इसका देखो जरा, इसको अभी बात करेंगे। BDGF कौन सा है? BDGF चतुर्भुज BDGF का एरिया चाहिए। तो इसमें कितने ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं? जैसे 3 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों त्रिभुज, 2 त्रिभुज इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो BDGF का जब एरिया रहेगा तो पूरा
जो क्षेत्रफल है वो 6 भाग का है, 6 भागों में विभाजित, इसमें 2 भाग BDGF के पास हैं, अर्थात 2/6 का मतलब 1/3 होता है। मैं इसको 1/3 लिखूंगा और गुणा कर दूंगा 72, क्योंकि पूरा त्रिभुज 72 सेंटीमीटर का, ये भी आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही मेरी बात। अब यहाँ पर FGE का जो एरिया है, FGE का जो एरिया है वो कितना रहेगा, तो एक काम करें, थोड़ा सा मैं FG के एरिया के बारे में आपको दोबारा से समझाता हूँ। दोबारा इस फिगर को बनाते हुए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी देने के लिए कंसेप्ट में। ये मैंने AD एक लाइन खींची, BE एक दूसरी मीडियन है और CF एक तीसरी मीडियन है। सही है, ध्यान से सुनिए। ये केंद्रक है और यहाँ पर मैंने FE को मिलाया और तभी बना है त्रिभुज FGE। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 72 है तो FG का एरिया क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको, इस बात को निकालने के लिए आप ऐसे समझें। आपको अगर मैं ये समझाऊं कि मुझे बताओ कि जो BC है और FE में क्या रेशियो है, तो BC अगर 2 यूनिट की है तो FE 1 यूनिट की होगी, अर्थात 1 और 2 का रेशियो रहेगा। कारण समझ में आया। मध्य बिंदु हैं FE और F और E, मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आधार की आधी होती है, ये तो मध्य बिंदु पर प्रमेय है। ठीक है। उसके अलावा ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं। कौन कौन से? FGE कौन सा त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज FGE सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल BGC के। तो FGE सिमिलर होगा BGC के। ठीक है, समरूप त्रिभुज भी है। ठीक है, अर्थात इनकी सभी भुजाओं में 2 और 1 का रेशियो रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिमिलरिटी के कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज की दोनों भुजाएं या 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जिस रेशियो में विभाजित करती हैं उसका वर्ग करने पर हमारे पास क्षेत्रफल अर्थात एरिया रेशियो आता है। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं अगर 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं, छोटा ट्राइंगल 1 है और बड़ा ट्राइंगल 2 है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, ये तो भुजाओं का अनुपात साइड रेशियो है, तो इसका एरिया रेशियो क्या होगा? क्षेत्रफल अनुपात 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, अर्थात 1 और 4 का रेशियो में डिवाइड होता है। ये समरूपता की कंडीशन होती है, ये आपको पता होगी। अगर त्रिभुज की 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 2 के अनुपात में विभाजित होता है तो उनका क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अर्थात 1 और 4 के अनुपात में विभाजित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो बन गई बात। आप समझें कि जो FGE है अगर वो 1 भाग है तो AGC क्षेत्रफल के अनुसार 4 भाग रखेगा। मेरी बात समझे? क्षेत्रफल, ये भुजाओं में अनुपात 1 अनुपात 2 है, लेकिन क्षेत्रफल में अनुपात 1 और 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा। मेरी बात समझे? तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई इतनी। अब मेरी बात समझे कि जब मुझे FGE का एरिया निकालना है तो FG का एरिया पूरे जो BGC का एरिया है, जो BGC का एरिया है उसका 1/4 भाग है। किसका? त्रिभुज BGC का। सही है इतनी बात। और त्रिभुज BGC है वो पूरे त्रिभुज का, पूरे बड़े त्रिभुज का 1/3 भाग है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1/4 गुणा 1/3 गुणा ABC, त्रिभुज ABC। मेरी बात आप समझ पाए? सही है। इसका मतलब क्या प्रूफ निकल के आया यहां पर कि 1/3 गुणा 1/4 1/12 हो गया त्रिभुज ABC का। इसका मतलब अगर मुझे FGE का एरिया निकालना है तो पूरे त्रिभुज का 1/12 भाग है। ठीक है, इतना हमने काम किया। आगे से आपको ये तो दिमाग में छप गया होगा क्यों 1/12 होता है। तो 1/12 ABC और ABC का एरिया इसमें 72 दिया गया था, तो मैं 12 से 72 को काटूंगा, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात को आप समझ पाए अच्छी तरह से, क्लियर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सही है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। ये तो मैंने कुछ लिख दिए थे, एक पॉइंट मैं ऐसे ही पूछता हूँ आप लोगों से। मान लीजिए कि मैंने F को E से मिलाया और D से मिलाया और E को भी D से मिला दिया और ट्राइंगल बन गया आपके पास FDE। ये आगे की बात है। ठीक है, FDE। और मैं चाहता हूं कि इसका एरिया मुझे बताएं आप लोग, FDE का एरिया बताइए। FDE
तो एफ डी ई के एरिया में आप क्या देखेंगे, जो एफ जी ई है वो पूरे त्रिभुज का 1 बटे कितना है 12, और एफ जी डी ये पूरे त्रिभुज का 1/12 है। फिर देखिए डी जी ई पूरे त्रिभुज का 1/12, तो 1/12 ये वाला 1/12 है, ये 1/12 है, ये यहाँ पर ये इसमें आ गया 1/12, यहाँ पर ये 1/12 है, 1/12 1/12 1/12 जोड़ूंगा तो 3/12 हो जाएगा, और 3/12 का मतलब 1/4 हो जाएगा। यहां से इस बात को हमने सिद्ध किया कि अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाला कोई त्रिभुज बनता है तो वो पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग रखता है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए कौन सा, एफ डी ई, ये क्या रहेगा एफ डी ई, तो आप कहेंगे 1/4 रहेगा 72 का। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही माध्यिकाओं से निर्मित जो क्षेत्रफल निर्मित हो जाते हैं उसे संबंधित यही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे और इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। जो मेरा प्रयास है वो व्यर्थ भी नहीं जाना चाहिए। चलिए मैं आगे ले चलता हूं आप लोगों को, और अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। अक्सर सवाल आता है, लेकिन हम लोग रटते नहीं हैं कोई चीज़, हम लोग समझते हैं कि बारीकी को, पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर सवाल पता कैसा आता, देखो जरा, ये सवाल आ गया, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं ए डी, कैपिटल डी होगा ए डी, ए डी, बी ई और सी एफ माध्यिकाएं हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है। माध्यिकाओं की लंबाई देकर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, और वो फार्मूला ये है, वापस आइए पिछली वाली स्लाइड पर। वो फार्मूला ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 त्रिभुज की माध्यिकाओं से निर्मित बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको सीधे अप्लाई करा के दिखा दूं तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन दिमाग में हमेशा एक खलबली रहेगी कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो समझते हैं ऐसा क्यों होता है, और इस चीज का जो प्रूफ है, अगर आप देखोगे जनरली आपको पूरे, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो हीरोज फार्मूला से एक प्रूफ आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं उस प्रूफ से बताऊंगी तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा उस प्रूफ को बताने के चक्कर में, और आपका कोई भला होने वाला नहीं। तो मैं आपको अपने तरीके से इस प्रूफ को भी सिखाता हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनिए। तो मैं हीरोज फार्मूले से इसका प्रूफ नहीं बताने वाला, मैं एक आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो मेरी इस बात को आप समझेंगे तो आपका दिमाग में ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने मान लीजिए एक ट्रायंगल खींचा, ठीक है साहब, ए बी और सी, एक त्रिभुज मैंने खींच लिया, ठीक है साहब, ए बी सी एक त्रिभुज है। निश्चित तौर पर माध्यिकाएं खींचनी पड़ेंगी, तो मैंने यहां से एक माध्यिका खींची, ए डी बी ई और सी एफ। ये माध्यिकाएं मैंने खींच ली, 3 माध्यिकाएं यहां पर ड्रॉ मैंने कर दी। इसके अलावा माध्यिकाओं की लेंथ को कुछ बोलिए। मान लीजिए कि पहली लेंथ मैंने m1 बोल दी, मैंने बोल दिया जो AD है वो m1 लेंथ है, जिसका मैं m1 को भी ऐसे डिवाइड करूं तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2m1 है और ये m1 है, जस्ट m1 है, ये एक m1 है और ये 2m1 है। इसको ऐसा लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। आप चाहो तो फिर ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सोचोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये पूरी जो AD है, अगर ये m1 है, ये मैंने माना है, तो आप कहेंगे अगर ये G पॉइंट है तो AG कितना रहेगा, तो आप कहेंगे ये 2/3 m1 रहेगा। चलो ठीक है बात। तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ इसको, ये 2/3 m1 AG को, GD क्या रहेगा 1/3 m1, यानी m1 का 1/3 भाग नीचे है और 2/3 भाग ऊपर है, क्योंकि माध्यिका 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है। मान लीजिए कि ये माध्यिका सी है, जो BF है, जो BE है, जो BE एक माध्यिका है, उसके लेंथ को मैंने m2 बोल दिया, तो निश्चित तौर पर उसी प्रकार ये 2/3 m2 होगा और ये जस्ट 1/3 m1 हो, m2 होगा। उसी प्रकार
ये CF को मैंने M3 बोल दिया तो आप बोलेंगे ये 2/3 M3 है और ये जस्ट 1/3 M3 है। मेरी बात समझिए, ये मैंने माध्यिकाओं को बस 2:1 के रेशियो में डिवाइड करके लिखा है बस, ठीक है ना। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने इसमें एक काम किया, मैंने इसमें एक काम ये किया कि जितना GC है उतना मैंने यहाँ से एक लाइन इसी के समांतर एक लाइन खींची और इसी के बराबर खींची। किसके? GC के बराबर, जो कि 2/3 M3 थी, इसके बराबर एक लाइन खींच दी। तो मैंने इसको बोल दिया ये 2/3 M3 है। सही है, इसके समानांतर भी है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन इसके समानांतर है, ये हो गई। अब मैंने क्या किया कि इसी के समानांतर जो AG है उसके समानांतर एक लाइन इसको खींची और इसको इससे मिला दिया और इसी के बराबर लाइन थी ये, तो ये भी 2/3 M1 हो गया। तो ये लाइन इसके समानांतर हो, इसके समानांतर ये लाइन है, यानी AG के समानांतर कौन सी है? मान लीजिए इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, ABCDE भी हो गया, H बोल देते हैं। मान लीजिए जितना AH है उतना ही CG है और जितना CH है उतना ही AG है। ये बराबर है और समानांतर है। समानांतर है तो एक काम होता है, जब ये समानांतर है तो मैंने यहाँ पर ये बनाया और इस बात को प्रूव किया यहाँ पर कि ये जो मेरे पास एक चतुर्भुज बीच में बना है, कौन सा चतुर्भुज, कौन सा AGC और H, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात आधे आधे विभाजित करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ये 1/3 M2 है तो अगर इसको मिला दूं तो ये 1/3 M2 ही रहेगा। सही है, ठीक है, क्योंकि आधा इधर है तो आधा उधर रहेगा। जितना GE है, जितना ये GE वाला पार्ट है उतना ही मेरे पास EH वाला पार्ट रहेगा, इसलिए बाकी का पार्ट भी उसका उतना ही होना है। यहां तक की बात क्लियर? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा विभाजित करते हैं, इस वजह से जितना ये है उतना ये है। ठीक है, ये बात को हमने देखा। और किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर अगर यहां से एक छोटी सी बात को गौर करना, ये समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये इसके समांतर लाइन है और ये इसके समांतर है, और इसके जो विकर्ण है, जैसे ये विकर्ण है, अगर ये विकर्ण खींचे और मैं आपसे पूछूं इसमें आपको कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें 4 नजर आ रहे हैं। मैं पूछूं कि क्या चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, और यदि आपने कह दिया हाँ तो आप गलत है। नहीं, चारों का बराबर नहीं है, बल्कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर है, और इसके सामने वाली यानी अपोजिट ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर। एक समांतर चतुर्भुज के अंदर विपरीत त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, सभी का बराबर नहीं होता। सभी का बराबर होगा स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम अर्थात रोम्बस, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके बराबर, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ये साइड इसके बराबर था, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है बात? चलो आ जाओ वापस यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये वाला जो एरिया है वो इसके बराबर है और ये वाला जो एरिया है वो इसके बराबर है। सही है, अब बस बन गई बात। इतनी बात से काम खत्म होने वाला है, जरा ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं यहां पर केवल इतनी बात को सुनूं, आपको बताऊंगा कि ये बात सही है क्या। जो BGC का एरिया है, या मैं ऐसे कहूं कि 1/3 लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ABC का क्षेत्रफल का 1/3 बराबर होगा एरिया ऑफ AGC। क्या ये बात से आप सहमत हैं? पूरा त्रिभुज ABC का जो जितना भी क्षेत्रफल होगा उसका 1/3 रखेगा AGC। सही है, और जो AGC है क्या वो एरिया बराबर होगा AGH के? क्या वो एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AGH के? क्या ये एरिया बराबर है? इस लाइन को अगर आप समझ गए तो पूरा प्रूफ होने आपके सामने है। ठीक है, कैसे?
मैंने आपको ये दिखाया कि AGC का एरिया अगर देखें तो उसमें ये डबल लाइट वाला ट्राइंगल जिसमें मैंने डबल लाइट लगाया और सिंगल लाइट, ये दोनों आ रहे हैं इसके अंतर्गत। अगर आप देखें AGH को देखें तो इसमें भी डबल लाइट ये वाला और ये सिंगल लाइट वाला, ये दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, अर्थात इसका एरिया इसके एरिया बराबर, इसका एरिया इसके एरिया बराबर, ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं AGC के अंदर, और यही दोनों इसके अंदर मौजूद हैं AGH के अंदर। इसका मतलब जो AGH है वो बराबर होगा AGC के। ये बात आपको अगर आप समझ में आ गई तो बस यहाँ से कहानी बनने जा रही है, और उस कहानी को अगर आप देखें तो कहानी बन चुकी है, आप ऐसे समझे, ठीक है। जो AGH है, AGH वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, यही त्रिभुज वो है जो माध्यिकाओं से निर्मित हो रहा है। और ये माध्यिकाओं को कितना भाग लेकर निर्मित हो रहा है, तो आप कहेंगे ये 2/3 है, ये 2/3 है, और ये 2/3 M1 है, ये 2/3 M2 है, और ये भी 2/3 M2 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 और 1/3 2/3 M2 हो जाएगा। अर्थात माध्यिकाओं का 3 में से 2 भाग लेकर ये त्रिभुज बन रहा है। आप मेरी इस पॉइंट को समझना जो मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं। अगर ओरिजिनल माध्यिका 3 की थी, उसका 3 की थी, उसका 2 भाग लेकर एक त्रिभुज बनाया गया, और दोनों त्रिभुजों में मैं क्षेत्रफल में अनुपात चाहता हूं, तो आप कहेंगे इनकी भुजाओं में अनुपात 3:2 का है, तो क्षेत्रफल पे अनुपात 9:4 का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग हो जाएगा। सिमिलरिटी की कंडीशन सही है। तो माध्यिकाओं का जब 2/3 लेकर आप त्रिभुज बना रहे हो, एक्चुअल में AGH वाला त्रिभुज वही है जो माध्यिकाओं से निर्मित है। तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि माध्यिकाओं का 2/3 भाग लेकर आपने जो त्रिभुज बनाया, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4/9 होगा। अर्थात ओरिजिनल माध्यिका यदि 3 थी, उसमें 2 भाग लेकर बनाया, तो ओरिजिनल माध्यिका से निर्मित त्रिभुज का, ओरिजिनल निर्मित से माध्यिका यदि 9 होगी, ठीक है, 3 और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो गया, ठीक है, 2 4/9, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि अगर ओरिजिनल लेंथ अगर 9 है, तो उसमें से जैसे 3 और 2 का रेशियो था, तो ओरिजिनल लेंथ अगर 9 है, तो उसमें से आपने 4 भाग लेकर एक त्रिभुज को निर्मित किया है। तो मैं यहाँ पर इस बात को लिख सकता हूँ कि क्या मैं इस AGH को ये लिख सकता हूँ कि 4/9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। 4/9 माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में ही है ये 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बस भाई साहब हो गया काम खत्म। देखो 3 से ये कट गया 3 बार, ये 4/3 आ गया, और मेरे पास ये प्रूफ बन चुका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस बात को हमने इस प्रकार से प्रूफ कर दिया। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, जस्ट 2 लाइन का ये प्रूफ खत्म हो गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हर पॉइंट को डिक्लेयर समझाना होता है, हर पॉइंट का डिक्लेरेशन देना होता है, तो थोड़ा सा समय एक्सप्लेनेशन में तो जाएगा ही जाएगा, और इस एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे लगता है आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट्स भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात से आप समझ पा रहे हैं। तो भुजाओं में अनुपात 2:3 का था, इस वजह से क्षेत्रफल अनुपात 4:3 का है। और इस त्रिभुज को अगर आप देखें AGH को, तो ये माध्यिकाओं से निर्मित ही एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें माध्यिका का 3 में से 2 भाग लेकर त्रिभुज बनाया गया था। तो जब भुजाओं में अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात 2 यानी ओरिजिनल अगर मीडियन ली जाती, ठीक है, मेरी बात समझे, ये जो त्रिभुज है माध्यिका का 2/3 या 2/3 भाग लेकर बनाया जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मीडियन 3 थी, जिसमें से 2 भाग लेकर ये त्रिभुज बन रहा था। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो जो त्रिभुज बनाया है उसका क्षेत्रफल 4 होगा, और ओरिजिनल मीडियन का जो क्षेत्रफल होगा वो 3 का स्क्वायर 9 होगा। बस इतनी सी बात थी। अर्थात जो AGH है उसकी जगह पर मैंने लिखा 4/9 माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जब मैंने इसको इक्वेट किया तो 3 से 3 कटने के बाद आपके पास फॉर्मूला बन गया। मेरी बात समझ पाए?
ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरे बोलने में कोई चीज़ मिस हो रही है तो मैं उसको दोबारा से रिकॉल करके बोल देता हूँ। ठीक है, कोई कटिंग पिटिंग तो मुझे करनी नहीं है, कोई एडिटिंग वगैरह। ठीक है, जैसा वीडियो चल रहा है वैसे ही आप लोगों को मिलता है। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ पाए? चलो इस सवाल का जवाब दो जरा आप। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं ए डी बी ई और सी एफ की लंबाइयां क्रमशः 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताएं। 9, 12, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बताओ। अब तो पता लग गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है। माध्यिकाएं दी गई हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिकाओं से निर्मित एक त्रिभुज कोई दिया गया है, उसकी मीडियन की लंबाइयां आपसे दी गई, ये और ये लंबाइयां माध्यिका के दी गई और क्षेत्रफल त्रिभुज का पूछ रहा है। ठीक है ना, तो माध्यिकाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अर्थात माध्यिकाओं को बाहर निकालिए त्रिभुज से और एक त्रिभुज बनाइए उस माध्यिकाओं से, और उसका जो एरिया का 4/3 करेंगे जब, तब ओरिजिनल त्रिभुज की माध्यिकाएं आ जाएंगी, ओरिजिनल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसकी वो माध्यिकाएं। मेरी बात समझे? एक त्रिभुज है, उसकी माध्यिकाओं को बाहर निकालिए, उसकी लंबाइयों से निर्मित लंबाइयों से एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए, और उस त्रिभुज के जो जितना क्षेत्रफल आएगा उसका 4/3 करेंगे जब, तब ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया आएगा जिसकी वो माध्यिकाएं थी। ठीक है, ये कहानी होती है। ठीक है, तो खैर माध्यिकाओं की लंबाइयां जो आपकी दी गई थी, इन लंबाइयों से आप कैसा त्रिभुज बना सकते हैं, बस इसका एरिया निकालना है, उसका 4/3 कर देना है। ठीक है, तो ये मुझे देखने में राइट एंगल लग रहा है, समकोण लग रहा है, बिल्कुल 9, 12, 15, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, 3 का गुणा हुआ है, तो एक्चुअल में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 9, 12, 15, तो इसका एरिया मैं राइट एंगल ट्राइंगल के आधार पर निकालना चाहूँगा। मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो माध्यिकाओं से निर्मित होगा उसका एरिया निकालूंगा, तो 1/2, आधार 9 और ऊंचाई 12 है, इससे निकाल लूँगा। ठीक है, अगर ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा होता तो मैं इसका एरिया हीरोज फार्मूले से निकालता और तरीके से निकालता। ठीक है, लेकिन ये क्लियर तरीके से ट्रिपलेट नजर आ रहा है। उस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और जनरली क्वेश्चन 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, आए हैं अब तक। ठीक है, तो देखो जरा, ये 3 दूनी 6, 6 से 12 कट गया 2 बार, गुणा कर दो 18, 4 से गुणा करने पर 72। मेरी बात समझे? तो काम छोटा सा था, लेकिन ये क्यों होता है कारण आपको समझ पाया अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ें। ये 9, 12, 15 था, इसलिए मैंने राइट एंगल के की प्रॉपर्टी लगाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के, अर्थात अन्यथा मैं हीरोज फार्मूले से भी इसको करता। ठीक है, चलो ये हमने सवाल कर लिया। हाँ जी, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर आ गया, और ये सेंट्रॉइड का ही पॉइंट है, इस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि इफ 2 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यदि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज को समकोण पर जब काटती हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि इस पे सवाल किस प्रकार बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, इसको देख लो। माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही थी, त्रिभुज की 2 भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूछ लेता है वो। ठीक है, इस प्रकार का सवाल को बाद में करेंगे, पहले इसको देखें। तो एक प्रूफ है यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, यानी A इसका स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर बराबर होता है 5 गुना इस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से, तो मुझे आपको ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो इसी ट्रायंगल को जरा आप ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर लिखा बना हुआ है पूरा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी निश्चित तौर पर 90 ही होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है साहब, मान लीजिए कि ये जो BE जो लेंथ है उसको मैंने M1 कह दिया, और मैंने इसको कह दिया ये 2M1 है, ऐसे समझने के लिए, और इसको मैंने कह दिया ये M1 का एक हिस्सा है, और ये इसको मैंने M2 कह दिया, तो इसको मैंने कह दिया 2M2 कह दिया, और इसको मैंने कह दिया ये M2 का एक हिस्सा है, M2। ये 2 और 1 के रेशियो मैंने डिवाइड करते हुए इस प्रकार लिख दिया समझने के लिए आप लोगों को। सही है।
ठीक है, आई होप ये बात साफ दिख रही है आपको क्या? चलो दिख रहा, इधर देखो। अब मैं आपसे केवल ये बात करूंगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर एक जो मैं ट्राइंगल आपको दिखाना चाहता हूँ उस ट्राइंगल को देखें। कौन सा ट्राइंगल? एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, ए बी जी और एफ। जब बी जी एफ वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो ये है आपके पास 2m2 2m1 और ये है m2 और ये bf, ठीक है, ये है। और जो bf वाला पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा? अगर ये पूरी लेंथ a है तो ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो गया, f पॉइंट से आधा हो गया। तो मैं इस पर राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ और मेरे पास एक रिजल्ट यहाँ पर निकल के आएगा। वो क्या है? उस रिजल्ट को आप देखें तो वो ये है कि 2m2 का स्क्वायर 2m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। सही है इतनी बात? मैं इसको a²/4 भी लिख दूं। चलिए एक ही बार में लिख देते हैं, a²/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार अगर मैं आपको दूसरा ट्राइंगल दिखाऊं, कौन सा? उधर वाला ट्राइंगल, सी जी और ई वाला ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो अगेन आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे और ये कहोगे कि साहब अगर ये पूरा b है तो ये b/2 होगा। कोई शक शंका होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर ये b/2 है तो फिर पाइथागोरस लगाओ और देखो वहाँ पर 2m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा b²/4। ये बन गया समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 + 2 कर दो। जैसे ही आप जोड़ोगे आपके पास यहाँ पर दिखेगा। ओके, एक मिनट के लिए थोड़ी सी बात को मेरे ध्यान से समझना कि 2m1 है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ये 4 बन जाएगा। भैया ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा छोटी सी बात है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब 1m1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन मैं 2m2 का, इस 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, है ना, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो आ जाओ, जोड़ो उसको। तो 4m1 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर ये 5m1 का स्क्वायर हो जाएगा, और m2 का स्क्वायर प्लस 4m2 का स्क्वायर, इसमें ये भी 5m2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे पास बनेगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पर अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 1/4 को कॉमन लेने पर अंदर दिखाई देगा a² प्लस b²। सही है? सही है इतनी बात? अब जरा देखो यहाँ पर 5। अब आप यहाँ थोड़ा सा कंक्लूड करना इस जगह पर। m अगर मैं इसको इससे मिला दूँ तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? FGE। और FGE वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये G पॉइंट पर इधर भी 90 डिग्री है तो मैं बोलूँगा m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर बराबर FE का स्क्वायर। सही है? और जो FE है, मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा m2 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर बराबर, मैं लिखूंगा वहाँ पर FE का स्क्वायर, FE का स्क्वायर। और जो FE है ना भाई साहब, जो FE है वो BC का आधा रखती है, तो मुझे BC वाले टर्म में इसको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा FE की जगह पर लिखूँगा कि इसका हाफ ऑफ BC, और हाफ ऑफ BC का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास फिर आ जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। तो मेरे पास ये बात क्लियर हुई कि मैं इस m1 m2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 BC का स्क्वायर। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। इसकी जगह पर मैंने लिखा
5 गुणा 1/4, 5/4 BC का स्क्वायर। अच्छा, BC का स्क्वायर बराबर 1/4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो BC है ना वो एक्चुअल में C है, तो मैं पूरी लेंथ को मैंने C से दिखाया, तो जस्ट मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ। 4 से 4 कट गया, आपके पास एक रिजल्ट आया 5C का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मेरी इस बात से आप लोग सेटिस्फाई हो क्या? यानी जो भुजाएं हैं, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना C का स्क्वायर। और ये अगर आपको इसको पहचानना है, देखो कभी कभी आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर सकते हो। आपको किन दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, तो जहाँ से ये मीडियन निकल रही हैं, जो कि राइट एंगल पे काटने के लिए निकल रही है, एक ये और एक ये, ठीक है, जिस आधार से निकल रही है उसका तो 5 गुना लेना है, और बाकी की दो भुजाओं को ऐसे ही लेना, जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। मान लीजिए कि माध्यिकाएं अगर यहाँ से निकली होती, एक माध्यिका यहाँ से ऐसे निकल रही होती, और उस कंडीशन में ये वाली माध्यिका नहीं होती जो CF होती, तो आप कहेंगे क्या कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 5A स्क्वायर। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये वर्डिंग में कभी कभी प्रश्न घुमा सकता है आपके लिए। तो आई होप ये पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं किसी को। बस यहाँ पर M1 M2 कहाँ पे आ रहा है, तो M1 M2 इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और ये बराबर होगा किसके, FE का स्क्वायर के बराबर। जो FE रहेगा वो 1/2 BC होता है। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4 BC का स्क्वायर आएगा, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और BC का मतलब C है, जस्ट C, क्योंकि लेंथ इसकी मैंने C मानी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, अब देखा ये 4 से 4 कट गया और ये बन गया। ये प्रूफ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पे सवाल अक्सर पेपर में आता है, हो सकता है ये सीधा प्रूफ ही आपसे पूछ ले, और इस पे आधारित ही सवाल आप लोग कर दें जल्दी से, तो बहुत मजा आ जाएगा। एक त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे पर लंब है, और यदि AB बराबर 19 सेंटीमीटर और AC बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई बताएं। करें जरा इस सवाल को और उत्तर बताएं मुझे क्या रहेगा। एक त्रिभुज है साहब, बना लिए एक त्रिभुज, क्या दिक्कत, बन गया A, B और C। उसके अलावा इसमें बोला गया दो माध्यिकाएं BE और CF, तो BE और CF ये मीडियंस है, BE और CF। तो मुद्दे की बात पता है क्या है, इसकी लेंथ क्या दी गई, चलो बस लेंथ को लिख देता हूँ। ये 19 दी गई है, ठीक है, और AC 22 दी गई, ये 22 दी गई है, ठीक है, ये 22 दी गई है, और BC की लेंथ पूछी गई, ये लेंथ पूछी गई। तो क्या करोगे आप, अभी तो पता है ना आपको, क्या करोगे बताओ। 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना BC का स्क्वायर, यही तो होता है। अब इन दोनों का वर्क करके 5 का भाग लगा देना और BC को निकाल लेना, बताना कौन सा आंसर आएगा। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, इसको भी नहीं बता पाओगे। निकाल लें, 361 प्लस 484 5 BC का स्क्वायर। चलो जोड़ो इसको, 5 और ये कितना हो गया 14, ठीक है, 8 से 14, और ये कितना हो गया 7 और 1 8 बराबर 5 BC का स्क्वायर। काटो इसको, कितनी बार कटेगा, एक बार, क्या बचेगा 3 34, कितना बार जाएगा 6 बार, ठीक है, 4 बचेगा 9 BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर 169, तो BC बराबर वर्गमूल 169 का मतलब 13। सही है, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल इस पे आता है, और ये सवाल भी कई बार पेपर में आ चुका है। एग्जैक्ट ये सवाल CPO का आया हुआ सवाल है। चलो इस सवाल को देखो, और ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे सीधा सीधा प्रश्न आया है। कब आया है, कब आया है इस पे प्रश्न पता है? 2020 CGL प्री एग्जामिनेशन में। 2020 CGL टीयर 1 टीयर 2 तो हो ही नहीं है अभी तक, तो टीयर 1 में ही आएगा निश्चित तौर पर, है ना। अभी जो एग्जामिनेशन रिसेंट हुआ उस पर इस कंसेप्ट पर सीधा प्रश्न आया। तभी मैं कहता हूं जितने पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, उसने पॉइंट्स पे अगर आपने लिख लिए तो आपका CGL हो, CDS हो, इवन कैट हो, इस कंसेप्ट से बाहर आपका कुछ भी सबक नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। थ्योरी इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। और सवाल भी इससे बाहर मैं नहीं जाने दूंगा, चिंता मत करो। देखो जरा सवालों को, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि ये आपको फिगर क्लियर दिखा रहे हैं, दो फिगर मैंने बना के लाया हूँ यहाँ पर। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD माध्यिका है
ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD माध्यिका है। अगर ये AD माध्यिका है और CF माध्यिका नहीं है, CF इस माध्यिका को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हुए यानी मध्य बिंदु से होकर गुजर रही है, अर्थात ये जो E पॉइंट है यहाँ पर मिड पॉइंट बोला गया है, थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग हुआ है यहाँ पर, ये मध्य बिंदु ही लिखा था ये, ठीक है ना, मिड पॉइंट, ये मध्य बिंदु है। क्या है E, क्या है, मध्य बिंदु। तो जो AD का मध्य बिंदु E है, AD का मध्य बिंदु यहाँ पर E है, तो AD का यानी माध्यिका के मध्य बिंदु से होकर ये लाइन गुजर रही, तो निश्चित तौर पर माध्यिका तो है नहीं, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो AB को F बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता ये है कि जब F बिंदु पर मिलती है तो 2 भाग होगा ये और 1 भाग होगा ये, और यही ये मैंने यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स इंटरसेक्टिंग एट मिड पॉइंट ऑफ मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो 1:2, अर्थात ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो, एक रेखाखंड त्रिभुज के शीर्ष से माध्यिका के मध्य बिंदु को काटते हुए खींचा जाए तो विपरीत भुजा को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है, जैसा कि मैंने लिखा हो। इस पर सीधा प्रश्न आया है आपके पास, ये इस पे सीधा प्रश्न, हाँ ये प्रश्न आया है, ठीक है। जो आपके मैं बताऊंगा वो क्यों होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इस प्रश्न को आप देखो, अगर ये चीज आपको पता होती, ठीक है, तो इस सवाल को जो अभी CGL एग्जामिनेशन में आया ही, ये इससे पहले एग्जामिनेशन में ये सवाल कभी नहीं आया, लेकिन हमने अपने पूरे नोट्स में, अपनी पूरी बुक में इसको पहले से संजो के रखा हुआ है, इस पे प्रश्न बनेगा जरूर। और देखो आया, ठीक है। प्रश्न क्या था, तभी मैं कह रहा हूं कि कभी भी प्रश्न अगर कोई बनेगा ना तो अपने कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, आप उसका दिमाग ना लगाना बिल्कुल भी, जो पढ़ाया जा रहा है उसको चुपचाप से अपने कॉपी पे जरूर नोट करते जाइए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा कभी, ठीक है ना। ABC एक त्रिभुज है, माध्यिका है, AD माध्यिका है, AD माध्यिका, E माध्यिका, अच्छा E माध्यिका, जो AD माध्यिका है, E माध्यिका का मध्य बिंदु है, यानी ये गुरुत्व केंद्र नहीं है, और एक पॉइंट, एक लाइन इस सेगमेंट यहाँ से खींचा है CF, तो हम जानते हैं ये 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है, ये जानते हैं। जो BE को आगे बढ़ाने पर AB पर F पर मिलता है, यदि BF बराबर कितना दिया गया है 30, यानी BF की वैल्यू 30 दी गई है, आपसे AF की लंबाई पूछी गई है, तो बता दो भाई साहब, अगर ये 30 सेंटीमीटर है, अर्थात 2 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू 15 होगी, क्या 1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगी, तो 1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और यही सवाल का जवाब है। ये सवाल अभी CGL एग्जामिनेशन में आया है, इसको सवाल को पेन चलाने तक की आपको जरूरत नहीं थी अगर आपको ये चीज़ मालूम है। अब मैं सिखाता हूँ ये सब क्यों होता है। आइए वापस, आप इस पॉइंट को इसमें देखिए जरा, जो E है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक बड़े फिगर में दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रूफ को, और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक बड़ा सा ट्रायंगल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, जिससे आप लोगों के बहुत क्लियर पिक्चर इस फिगर की नज़र आए, A, B और C। ये एक त्रिभुज ABC त्रिभुज बनाया, AD यहाँ पर एक मीडियन है, मैंने यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ की। उसके अलावा इसमें बोला गया था C से एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचना है जो AD को मिड पॉइंट को टच करता हुआ या मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता हुआ निकले। तो इसका मध्य बिंदु जो भी होगा, मैंने यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, और ये F पॉइंट है, ये सपोज E पॉइंट है, सही है, ठीक है साहब। अब जो हमको प्रूफ करना है वो ये है कि जो AF है और जो BF है, इसका जो रेशियो है वो 1:2 होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सारी बात को, 1 मिनट की बात है और बात क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, मैंने इसमें थोड़ा सा काम किया, यहाँ से EF के पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ पे खींची, और इस पॉइंट को मैंने कह दिया G। मैंने कहा EF इज पैरेलल टू GD। ये एक लाइन मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ की है, ये अपनी तरफ से काम किया।
ठीक है ना भाई, ये मैंने अपनी तरफ से एक लाइन खींच ली। अब देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ट्राइंगल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उस ट्राइंगल पे आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ वो ट्राइंगल है AGD का ट्राइंगल। कौन सा मैंने ट्राइंगल बोला? AGD वाले ट्राइंगल को देखें। कौन से ट्राइंगल को देखेंगे आप? AGD। इस ट्राइंगल पे जरा फोकस करेंगे और इस ट्राइंगल में देखो जरा, E तो क्लियर बोला गया था, AD का मध्य बिंदु है, EAD का मध्य बिंदु है, और मैंने जो GD है वो समानांतर खींची है, ये लाइन इसके समानांतर है, ये वाली लाइन इसके समानांतर है, GD इसके समानांतर है, EAD का मध्य बिंदु है, तो निश्चित तौर पर AG का मध्य बिंदु F रहेगा, क्योंकि ये इसकी पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से जो F है वो मध्य बिंदु हो गया किसका? AG का। तो मैंने कहा F इज मिड पॉइंट ऑफ AG। ये बात समझ में आई? जो F है वो मध्य बिंदु होगा AG का, ठीक, मध्य बिंदु होगा। तो निश्चित तौर पर जो AF है अनुपात FG का रहेगा 1:1 रहेगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब जरा जिस ट्राइंगल को मैं दिखाना चाह रहा हूं उसको गौर कीजिएगा। मैं अगला ट्राइंगल आपको दिखाना चाह रहा हूं। मेरे पास ट्राइंगल है यहां पर BCF वाला। BCF वाले ट्राइंगल पे जरा फोकस करें। BCF वाले ट्राइंगल पर फोकस करें। D मध्य बिंदु है। D किसका मध्य बिंदु है? BC का। D अगर BC का मध्य बिंदु है और ये लाइन इसके समानांतर है, निश्चित तौर पर समांतर लाइन तो आगे बढ़ाने पर भी समांतर रहेगी। ये पूरा जो CF है वो पैरेलल रहेगा, जो CF है वो पैरेलल रहेगा किसके? जो CF है वो पैरेलल रहेगा किसके? GD के, ठीक है। तो ये वाली लाइन इस पूरी लाइन के समानांतर है। जो समानांतर है उसमें ये भी बोला गया कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, तो निश्चित तौर पर जो G है वो BF का मध्य बिंदु होगा। तो G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? BF का। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो यहां पर जो BG है और जो GF है उसका रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। यहां से बात समझ में आ गई कि यहां पे इसका रेशियो देखा, ये 1 है, ये 1 है, इन दोनों ये 1 है, ये 1 है, और यहां देखा तो ये जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब यहां से जो G पॉइंट है उसमें अगर आप पूरे लाइन को देखें तो आप देखेंगे 1 भाग ये, 1 भाग ये, 1 भाग ये। तो मैं ये बोलूंगा 1 और 1 कुल मिलाकर यहां से लेकर यहां तक कितने भाग हो गए? 2, और ये कितना हो गया? 1। तो रेशियो क्या आया आपके पास? AF और BF में 1:2, और यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ की। और इसी चीज का इस्तेमाल अभी हम सवाल जो कर रहे थे इसमें था, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस पे थ्योरम पर। थ्योरम नहीं थी, बेसिकली एक रिजल्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और इस रिजल्ट को हमने अपनी किताब में 2011 से सम्मिलित किया हुआ है, ठीक है। और इस पे सवाल आना तय था। तो अभी देखा, अभी ये प्री एग्जामिनेशन 2020 में भी आया है। तो आई होप जितनी सवाल आप लोगों को कराए गए, आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ूंगा, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी और फिर ज़्यादा लंबी जो है वीडियो लेक्चर में दिक्कत होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाने के मूड में था और भी पढ़ाता, लेकिन अभी मैंने कहा समय ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा मैंने विराम दिया। अभी बाकी के सेंट्रॉइड अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, अभी बाकी है पिक्चर, ठीक है। सेंट्रॉइड एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण केंद्र होता है, उसको आपको डिटेल में थोड़ी पॉइंट्स और रह गए हैं, कुछ पॉइंट्स उनको और समझने की ज़रूरत है। देन उसके बाद सेंट्रॉइड क्लियर करेंगे, देन इन सेंटर, देन सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, देन सेंटर ऑफ ट्राइंगल खत्म होगा, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें बताई गई पूरी चीज़ को नोट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू।